Assalamu alaikum, hey viewers, how are you? I am Zohair Tanveer and I make a video about civil engineering. हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कशन की थी कि किस तरह हम स्ट्रेसेस फाइंड करते हैं अनक्रैक सेक्शन पर। उसमें स्ट्रेसेस फाइंड की थी हमने टॉप पे, बॉटम पे और उसके स्टील लेवल पे, और उसके बाद उसका हमने ट्रांसफर सेक्शन बनाया था। तो उसका ट्रांसफर सेक्शन बनाया था, उसके बाद हमने जो हमारा क्रैक सेक्शन है उसका भी हमने ट्रांसफर सेक्शन बनाना इसके प्रीवियस लेक्चर में हम सीख चुके हैं। हमारा जो आज का मेन एजेंडा है, हमने स्ट्रेसेस फाइंड करनी है क्रैक सेक्शन पे। हमारा एक सेक्शन है उस पर लोड लगा, वो क्रैक हो चुका है, तो उसके बाद उस पर स्ट्रेसेस जो आई हैं वो कितनी है, तो वो फाइंड करनी है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ उसका। तो उसका यूं इस तरह निकालते हैं। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसके लिए हम सबसे पहले रॉ की वैल्यू चाहिए, यानी कि हम न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करते हैं। ऑफ कोर्स हम सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करते हैं स्ट्रेसेस फाइंड करने के लिए। न्यूट्रल एक्सिस से फिर उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हम उसमें स्ट्रेसेस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी रो की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए रो की वैल्यू निकालना जरूरी है। तो रो की वैल्यू निकालने के बाद हम के की वैल्यू निकालेंगे। के की वैल्यू निकालने के बाद के को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगा। जब हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस आ गया है तो हम उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के बाद क्या करते थे, हम स्ट्रेसेस निकालते थे। उसके टॉप पे निकालते थे, उसके बाद उसके स्टील लेवल पे निकालते थे, उसके बाद बॉटम पे निकालते हैं। तो वो निकालने के बाद हमारी स्ट्रेसेस आ जाती हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले ये एक सेक्शन था, यानी कि उसकी ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ है 590, 250 इसकी विड्थ है, और उसके बाद 650 उसकी हाइट है, यानी कि h ये है, ये विड्थ है एंड ये हाइट है, इनकी इफेक्टिव डेप्थ है। तो क्या करेंगे यार, सबसे पहले गिवन डाटा में क्या क्या हमें दिया, एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है। यानी कि देखें एरिया ऑफ स्टील ये 3 स्टील का है, यानी कि मैंने इसका एरिया ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। यानी सबसे पहले ये 3 नंबर्स ऑफ बार्स थे यूएस कस्टम के 25 के। तो एक बार्स का एरिया था 510 मिलीमीटर। तो एक का एरिया ये था, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारा एएस आ गया, यानी कि टोटल कंप्लीट एरिया ऑफ स्टील हमारे पास आ गया, गिवन हो गया। उसके बाद क्या निकालते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना लोड इस पे लग रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके बाद n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n की वैल्यू जो हमें ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में, तो वहां से मैंने n की वैल्यू यहां पे गिवन डाटा में लिख दी है। और हमारे पास इस क्वेश्चन की जो यील्डिंग स्ट्रेस है वो 480 मेगापास्कल है, यानी कि हाँ ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारे पास गिवन डाटा था। गिवन डाटा निकालने के बाद हम इसका ट्रांसफर सेक्शन बनाते हैं, यानी कि उन्होंने हमें बता दिया है कि हमारा सेक्शन अनक्रैक है, क्रैक है, तो उसका हमने ट्रांसफर सेक्शन बना लिया। तो जो हमारा अनक्रैक सेक्शन था उसके लिए क्या होता था, नीचे वाला हिस्सा निगलेक्ट नहीं होता था। यानी कि आपको ये भी पता है कि हमारा जब जो कंक्रीट होता है वो टेंशन में बिल्कुल वीक होता है, यानी कि जीरो होता है, कि हमेशा जब इस पे लोड लगता है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो क्या होगा, यहाँ पे लोड लगा, उसकी वैल्यू जीरो होगी, यानी कि ये क्रैक हो चुका है। क्रैक होने के बाद इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे इसका निगलेक्ट कर दिया है, इसका नीचे वाला हिस्सा निगलेक्ट कर दिया है। और ट्रांसफर सेक्शन किस तरह बना है, यहाँ पे फोर्सेस लगी हैं, ये क्रैक हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो है मैंने शो किया है, इसको मेंशन किया है इस हिस्से को, ये वाला हिस्सा है, ये है स्टील का, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एरिया जो स्टील का था उसको हमने कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया है। ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है, कि ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है, इसमें यही चीजें निकालते हैं ना कि किस तरह हम उसको कन्वर्ट कर दें, यानी कि कंक्रीट को होमोजेनियस बनाने के लिए हमेशा इसको ट्रांसफर करते हैं। तो मैं इसको स्टील को हम कंक्रीट में चेंज कर दिया, और ऑलरेडी यहाँ पे कंक्रीट का हिस्सा है, यानी कि अब ये होमोजेनियस बन गया। अब होमोजेनियस बनने के बाद इसका ट्रांसफर सेक्शन बन गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इसका तो है, यानी कि एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो एक रेक्टेंगल टाइप है, यानी कि इसका एरिया निकालना हमारे पास बहुत आसान है। मगर इसका एरिया हमें नहीं पता चला क्या कैसे निकालें। तो इसका एरिया निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है NAS। n जो हमारे पास फाइंड है, n की वैल्यू ये लिखी हुई है। उसके बाद एरिया ऑफ स्टील भी हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट की हैं, 8 × 530। उसके बाद n की वैल्यू कैलकुलेट, यानी कि हमारे पास इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास इस एरिया, इतने जगह का एरिया हमारे पास आ गया है, यानी कि जो क्रॉसपॉन्डिंग में हमने कन्वर्ट किया था एरिया को, वो हमारे पास आ चुका है। तो ये बना 12 to 40 मिलीमीटर स्क्वायर बन गया है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये इसका एरिया है।
उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था इसका न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, तो ये क्रैक सेक्शन है तो इसका नीचे वाला जो कंक्रीट का हिस्सा है वो निगलेक्ट हो चुका है। तो इसका न्यूट्रल एक्सिस हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जिस पे बॉडी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, उसे कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो ये वाला जो है इसका ये बॉडी एक तो होमोजेनियस है और दरमियान में से पार्ट इसका निगलेक्ट कर दिया, मगर इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे बनेगा, तो उसको निकालने के लिए हमें जो फार्मूला होता है वो KD के बराबर होता है। तो हमारे पास जो K की वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे, तो K की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें रो की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रो फाइंड करेंगे। रो फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला, AS/BD। तो AS हमारे पास क्या चीज है, AS हमारे पास है, यहाँ से देख लेते हैं गिवन डाटा में हमारे पास ये ऐसे 1530। तो यहाँ पे मैंने जस्ट उसको पुट कर दिया, पुट करने के बाद B की और D की वैल्यू पुट की। विड्थ हमारे पास 250 थी और डेप्थ हमारे पास, इफेक्टिव डेप्थ की बात कर रहा है यहाँ पे 590। उसमें जस्ट हमने वैल्यूज पुट किया, हमारे पास रो की वैल्यू आ गई है। जो रो की वैल्यू है वो है 0.0137, ये हमारे पास रो की वैल्यू आ गई है। मैंने आपको बताया था जो इसका न्यूट्रल एक्सिस होता है वो KD के बराबर होता है। तो K की वैल्यू को निकालने के लिए है n स्क्वायर रो स्क्वायर प्लस 2 n रो माइनस n रो होल का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। ये हम जाहिद अहमद सिद्दीकी साहब उनकी फार्मूला बुक है, वहाँ से हम इसका फार्मूला देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसका फार्मूला जस्ट वहाँ से देखा, उसको लिख दिया है। तो फार्मूला लिखने के बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, K की वैल्यू निकालेंगे। क्या K की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, K इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 का स्क्वायर, रो की वैल्यू क्या है 0.0137 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू n की वैल्यू 8 है और रो है 0.0137 इसका अंडर आ गया, माइनस n की वैल्यू 8 है और रो की वैल्यू 0.137 है। तो इनको मैंने इनकी वैल्यूज जस्ट पुट कर दिए हैं। तो इसको अब कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करें तो इसका अब कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आ गया 0.0333, ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई है। तो K की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो J की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, J की वैल्यू सिंपल तरीके से निकल सकती है 1 माइनस K की वैल्यू क्या है 0.0333 डिवाइडेड बाय 3, J की वैल्यू निकल आएगी। J की वैल्यू हमारे पास जो आती है वो है 0.89, ये हमारे पास J की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास K भी आ गया, J भी आ गया। अब हम इसका न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। न्यूट्रल एक्सिस निकालने का सिंपल तरीका यही है कि हम उसमें से उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास K है, ये K को मल्टीप्लाई D से करेंगे, D से करने के बाद हमारे पास इसका न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगा। न्यूट्रल एक्सिस निकालने के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद इसमें स्ट्रेसेस फाइंड करेंगे जो जो हमें रिक्वायर्ड है जिस पॉइंट पे। तो मैंने बताया था आपको कि KD जो होता है वो न्यूट्रल एक्सिस, उससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो K की वैल्यू हम निकाल चुके थे, उसको मैंने D से मल्टीप्लाई किया है, तो उसके बाद हमारे पास KD आ गई है। यानी कि अब हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस जो इसका आया है वो 196.47 मिलीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करें, K की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, उसको मल्टीप्लाई किया उसकी इफेक्टिव डेप्थ थी जो कि 590 थी, उसको मल्टीप्लाई करके हम KD की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। कैलकुलेटर की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास Na है आ गया है, तो उसको उससे अब निकालेंगे अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है BD3/12 प्लस AD²। तो ये दो तरह का होगा, एक कंक्रीट के लिए अलग होगा और स्टील के लिए अलग होगा। सबसे पहले BD3/12 प्लस AD² कंक्रीट का, अब उसको ब्रैकेट डाल के प्लस डालेंगे दोबारा, उसके बाद BD3/12 प्लस AD का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या किया है BD3/12 प्लस AD का स्क्वायर, ये था कंक्रीट के लिए, कंक्रीट के लिए, और उसके बाद था ये स्टील के लिए, स्टील के लिए। तो हमेशा यहाँ पे मैंने इसको जीरो कर दिया, यानी कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, यानी कि इसका एरिया बिल्कुल मिनिमाइज होगा। तो इसको हम निगलेक्ट भी कर दे तो इसका इसके आंसर पे यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के आंसर में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इसका AD² निकालना लाजमी है, उसकी कुछ वैल्यू होती है। तो क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल है, इसमें मैंने BD³ यानी कि डेप्थ इफेक्टिव है कितना D कितना गया इसका, यानी कि अब दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया था ना, यानी कि इसके लिए अलग इसके लिए अलग, यानी कि ये जो हिस्सा था वो कंक्रीट था, यहाँ से यहाँ तक ये कंक्रीट था, और उसके बाद ये जो हिस्सा था ये स्टील था, ऐसी है। तो इसको मैंने कैलकुलेट किया, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। B हमारे पास 250 था, ये इसकी प्राइस B इसकी, उसके बाद 196.47 ये हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, यानी कि ये वाला डिस्टेंस था BD3/12 प्लस A हमारे पास क्या था
वही एरिया जो होता है जो एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए b मल्टीप्लाई d होता है, तो हमारे पास b 250 थी और 196.47 इसकी हाइट थी, तो वो मैंने लिखी है AD। अब d का स्क्वायर, तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका यानी कि इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, यानी कि सेंट्राइड से फासला होता है ना हमेशा, यानी कि इसका जो सेंट्राइड ये बनेगा, सेंट्राइड से यहाँ तक का फासला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक का, यानी कि इसके न्यूट्रल एक्सिस तक का फासला, तो ये कितना होगा 196 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 98.235। तो इसका हाफ लेंगे, यानी कि सेंट्राइड से न्यूट्रल एक्सिस तक का फासला, ये कहलाता है d, यानी कि डिस्टेंस। तो ये आ गया हमारे पास 98.235 का स्क्वायर। उसके बाद ब्रैकेट डाली प्लस ये हमारा, इसका मैंने बताया था कि जो स्टील होता है इसका हम BD/12 यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालेंगे, मगर इसका डिस्टेंस निकालेंगे उसके न्यूट्रल एक्सिस के, यानी कि हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, यानी कि हम हर वैल्यू को न्यूट्रल एक्सिस पे लेकर आएंगे। तो सेम वही सिचुएशन यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने 0 रख दी है, यानी कि BD3। तो उसके बाद AD², तो हमारे पास A क्या है, इसका एरिया हमने यहाँ पे निकाला था, यानी कि जो हम निकाल चुके थे, यानी कि एक जो n मल्टीप्लाई बाय AS, तो AS हमारा था 530 था, उसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया था, तो एरिया हमें गिवन डाटा में था, हमने वहां से उठाया यहाँ पुट कर दिया जस्ट 8d का स्क्वायर। तो d का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास इसका जो सेंट्राइड क्या बनेगा, इसका सेंट्राइड ये बनेगा बिल्कुल सेंटर पॉइंट, तो इसका यहां से यहां तक हमारा डिस्टेंस था 590 ऐसे ही था। तो हमने न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 590 टोटल में से ये वाला हिस्सा 196 माइनस कर देंगे, तो उसको माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 590 माइनस ये वाला हिस्सा 196.47, इसको माइनस किया तो हमारे पास d आ गया। तो AD का स्क्वायर BD/12 प्लस मल्टीप्लाई बाय AD का स्क्वायर। तो सेम वहां पे यहाँ पे मैंने सिंपल वैल्यूज पुट की हैं, तो मैंने कैलकुलेट किया है कि इस वैल्यू को अलग से कैलकुलेट कर लिया और नेक्स्ट वाली वैल्यू को अलग से कैलकुलेट कर लिया, तो इनको ऐड करो, ऐड करने के बाद हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू इनर्शिया आ जाएगी, इनर्शिया की वैल्यू अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आ गई है, ये कितने है 252800.010⁴ मिलीमीटर 4, हमारे पास न्यूट्रल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो अब हम स्ट्रेसेस फाइंड करेंगे, तो मैंने बताया था सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो उसके बाद हम इसकी स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं। हमने ये बताना था यहाँ पे जस्ट कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ACI परमिसिबल लिमिट्स पे है कि नहीं, तो जस्ट उसके अंदर बताना था कि ACI परमिसिबल लिमिट में है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें टॉप पे स्ट्रेसेस फाइंड करना लाजमी है, तो क्या करेंगे सबसे पहले टॉप पे हम स्ट्रेसेस फाइंड करेंगे, तो उसके लिए क्या था My/I था, My/I, तो m हमारे पास मोमेंट हमारे गिवन था 120 मल्टीप्लाई बाय y का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, यानी कि ये वाला डिस्टेंस लेंगे ना, यानी कि अब स्ट्रेसेस किस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे खड़े हैं, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस यही था ना हमारा, यानी कि अबाउट इनर्शिया लिया है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था 196.47, तो मैंने पुट किया डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया 25280010⁴, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमने FC टॉप ले लिया है, तो हमारे पास FC टॉप कितना है, ये वाला आ गया है, हमारे पास FC टॉप की वैल्यूज आ गई हैं। तो इसके बाद अब हम निकालेंगे, यानी कि ACI परमिसिबल लिमिट में फाइंड करने के लिए एक टॉप पे स्ट्रेसेस चाहिए और एक स्टील लेवल पे चाहिए, यानी कि यही चेक करना होता है ना ये है कि नहीं उसमें, यानी कि इलास्टिक लिमिट में है कि नहीं हमारा स्ट्रक्चर। तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे FC स्टील, तो स्टील लेवल पे फाइंड करें My/I, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m की वैल्यू हमें गिवन थी 120 थी, और y की वैल्यू क्या करेंगे 590 कंप्लीट था, यानी कि यहाँ से इसके सेंट्राइड से लेकर ऊपर तक का फासला, मगर हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, यानी कि इस पॉइंट पे न्यूट्रल एक्सिस पे। अब इस टोटल वैल्यू में से ये वैल्यू मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये वाला, तो ये यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर लिया, क्या किया 590 में से ये वाला 196.47 मैंने माइनस किया, हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू, तो मैंने जस्ट वहां पे वैल्यूज पुट किए My/I, यानी कि I की वैल्यू मैंने यहाँ से फिगर में से निकाली इसके ट्रांसफर सेक्शन में से, तो इसको हमने पुट किया वैल्यूज को डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने के बाद हमने इसकी वैल्यूज निकाली 18.68 मेगापास्कल, यानी कि ये हमारा आ गया जी स्टील लेवल पे स्ट्रेसेस फाइंड कर लिए। तो अब हमने दो स्ट्रेसेस फाइंड कर लिए हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो के आगे ACI परमिसिबल लिमिट के अंदर है कि नहीं, यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर है कि नहीं। तो उसके लिए अब
उसके बाद अब हम चेक करेंगे हमारा जो स्ट्रक्चर वो एसीआई परमिसिबल लिमिट में है कि नहीं। उसके लिए क्या किया, वो होता है एफ सी इज इक्वल टू 0.47 मल्टीप्लाई बाय एफ सी प्राइम। तो एफ सी प्राइम हमारे पास कितना है 0.45, ये 28 है, इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये एफ सी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, यानी कि अब हमारी जो ये वाली एसीआई परमिसिबल लिमिट्स है, अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है इस लिमिट्स को क्रॉस करता है, वो हमारा एसीआई वो लिमिट को क्रॉस कर गया, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो के इलास्टिक लिमिट में नहीं है, यानी कि इलास्टिक रेंज में नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए इसे परमिसिबल लिमिट चेक करें, हमारा जो मेन टॉपिक था, तो उसको चेक करने के लिए यानी इसकी वैल्यूज अबाउट 12.6 मेगापास्कल। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा जो टॉप पे स्ट्रेस है वो 9.32 है, यानी कि अब इसकी वैल्यू इससे इंक्रीज नहीं हुई। इट मींस से हमारा जो स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारा जो सेक्शन है वो इन एसीआई परमिसिबल लिमिट में है, इलास्टिक लिमिट में है। तो ये हमारा कंक्रीट का सेक्शन का चेक हो गया। उसके बाद एफ वाई होता है 0.45 एफ वाई, तो इसके लिए क्या करेंगे 0.45 मल्टीप्लाई 480, तो हमारे पास 168 आ गया मेगा पास्कल एफ वाई आ गया। तो उसके बाद हम स्ट्रेसेस चेक करते हैं इसके बॉटम पे, तो इसका चेक करने के लिए एफ वाई इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय 18, यानी एन मल्टीप्लाई बाय एफ सी, ये बन गया हमारा, ये बन गया ये वाला एफ, यानी कि एफ एस होता है वो एन मल्टीप्लाई बाय एफ सी। एफ सी हमारा क्या था, एट सी लेवल पे था, इसको मल्टीप्लाई किया 8 मल्टीप्लाई बाय 18.68, ये हमारे पास है 149.44, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास ये आ गया। अब इसको देखें, इसकी वैल्यू कम है और जो हमारी एसीआई परमिसिबल लिमिट से ये भी क्रॉस नहीं किया, इट मींस से हमारा स्टील जो है वो भी इन एसीआई परमिसिबल लिमिट्स के अंदर है, हमारा ये इलास्टिक रेंज में हमारा सेक्शन, ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो उसके बाद इसका चेक लगा लेते हैं। चेक लगाने के लिए क्या करते थे हमारा, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमारा जो सेक्शन है उसका अगर जो स्टील लेवल है बॉटम पे जो स्ट्रेसेस आ रही हैं, अगर वो इसके मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर से अगर कम है तो हमारा जो सेक्शन है अनक्रैक है, अगर बढ़ जाए तो हमारा सेक्शन क्रैक हो गया। तो हमारा ये ऑलरेडी हमें पता है कि इसके ये क्रैक सेक्शन है, इट मींस से ये मॉडुलस ऑफ रैप्चर से इसकी जो बॉटम पे स्ट्रेसेस है वो बढ़ चुकी हैं, तो इसका वो चेक वहाँ से हो चुका है। ठीक है, तो हमारा जो मेन टॉपिक था वो इसी परमिसिबल लिमिट्स को चेक करना था, तो हमने चेक कर लिया। सिंपल चेक करने का मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको, एफ सी इज इक्वल टू 4.5 एफ सी प्राइम हमारे पास था, इसको हमने चेक लगा लिया 12.6 आया था, और हमने इसी स्ट्रेसेस को हमने टॉप पे निकाले थे। ये देखिए इसकी वैल्यू कम है और इसकी ज्यादा है, इट मींस से हमारा जो सेक्शन है इसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई एसीआई परमिसिबल लिमिट से, इट मींस से हमारा सेक्शन है वो इलास्टिक लिमिट में है। और सेकंड पे हमने स्टील पे चेक लगाया, सेम उसी तरह उसकी वैल्यू 149.44 मेगापास्कल आई थी, और जो हमारा स्टील के लिए जो परमिसिबल लिमिट्स है वो है 168, इट मींस से हमारा जो सेक्शन है वो एसीआई परमिसिबल लिमिट में है हमारा सेक्शन। तो कैसी लगी वीडियो, अगर आपको किसी जगह से थोड़ा सा डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको ब्रीफ करूँगा इसके बारे में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ जो हिंट दिए थे प्रीवियस लेक्चर में से कि किस तरह इनका क्रैक सेक्शन और क्रैक सेक्शन आप वहाँ से देख सकते हैं, तो इसके लिए मैं उसका लिंक आपको इंशाल्लाह इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इंशाल्लाह एवरी एनी पर्सन हु इज़ विलिंग टू लर्न माय दिस लेक्चर्स आर सिविल इंजीनियरिंग, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स, और इंशाल्लाह आपकी इसी तरह अगर मोहब्बत रही तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह।